नमस्कार साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा की विधानसभा में दादरी में। और इस टाइम मेरे बीच में मौजूद हैं वीरेंद्र आज़ाद जी, दिनेश कुमार जी, विनीत सिंह जी और सत्या आज़ाद जी। ये आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं। और हाल में ही अभी सपा के साथ जो गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी का था, और चंद्रशेखर आज़ाद अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका ने भी इनको एक उभरते हुए नेताओं में घोषित किया है। जिस तरीके से बात हो ओबीसी समाज की या एससी के दलित की उत्पीड़न की बात हो, तो एक जाना माना चेहरा है चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हर उत्पीड़न में हमेशा साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज की हित की बात कहीं जहाँ पर भी आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल होते हैं। तो मैं सबसे पहले वीरेंद्र आज़ाद जी को क्वालिटी न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, और जो आपने हमें अपना समय कीमती समय दिया उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल में जो सपा के साथ गठबंधन होने वाला था, तो उससे गठबंधन में ऐसी क्या कमी आई जो गठबंधन नहीं हो पाया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चंद्रशेखर भाई जो एक स्वाभिमान आदमी है, ठीक है, वो पूरे समाज को साथ, दलित हैं, एससी एसटी ओबीसी सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। एक सम्मान के साथ जीने का वो है, और वो सम्मान चाहते हैं। वो खाली अपने लिए मंत्री पद नहीं चाहते और ना ही विधायक बनना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि उनके लिए पूरे जितने भी सभी लोग हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, और बहुजन समाज के जितने भी सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी के लिए सम्मान चाहते हैं वो। इसलिए वो इन चीज़ों से नहीं करना चाहते। एक मंत्री पद के लिए वो मंत्री कितने मंत्री पदों को लात मारने के लिए तैयार हैं। वो समाज के लिए पहले उनका ये है काम कि समाज के बीच काम करने हैं। समाज की जो उन्होंने कुछ शर्तें रख के दी थी माननीय अखिलेश जी को, उन शर्तों को उन्होंने मानने से मना कर दिया है और उन्हें लिखित में देने से मना कर दिया। जैसे कि एससी ओबीसी का आरक्षण, ठीक है, और 69,000 शिक्षकों का, तो उन चीज़ों मुद्दों पे उन्होंने मना कर दिया है अखिलेश जी ने। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई जी ने गठबंधन नहीं किया है। अच्छा, अब क्या किससे गठबंधन होने के चांसेस हैं? बीएसपी से या कहीं अदर अकेले चुनावी मैदान में आना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीएसपी के बारे में तो आप भली बात ही जानते हैं आप सभी, कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सबसे पहले चैनल पे लाइव आके सभी चैनलों के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि मैं अगर सबसे पहले गठबंधन करना चाहूँगा, माननीय बहन जी से गठबंधन करना चाहूँगा। सबसे पहला तो वही था उनका, पर लेकिन बहन जी नहीं चाहती हैं, तो फिर उसमें तो देखो चंद्रशेखर भाई कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं। किसी के साथ गठबंधन करके या आप देखिए, आज ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज वो सारी बातों को क्लियर कर देंगे। उसके बाद कल आपको हर तरीके का जवाब दे दिया जाए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सत्या आज़ाद है, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे अपने मन से बोलने का मौका दिया। जी बताएं। अगर मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम आज़ाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में आती तो क्या इससे किसका फ़ायदा होने वाला है? अगर आज़ाद समाज पार्टी अभी चुनाव में आती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो पार्टी अगर चाहे तो किसी दूसरे लोगों के साथ में अपने संगठन को जोड़ करके जो वोट बैंक लेगी, वो एक तरीके से मतलब उन लोगों का जो वोट बैंक होगा वो मतलब आज़ाद समाज पार्टी के साथ में, जैसे ही अभी पीछे चुनाव हुआ था बुलंदशहर में, तो वहाँ अच्छी खासी वोटें मतलब आज़ाद समाज पार्टी ने ली थी। तो इसी तरीके से अगर किसी के साथ संगठन जुड़ता है या फिर अकेले तौर पे भी लड़ता है, तो भी मतलब संगठन अपने आप को मजबूत करेगा और अच्छी वोट लाएगा, और उससे जो फ़ायदा होगा आज़ाद समाज पार्टी का फ़ायदा होगा। जैसे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि बीएसपी को नुकसान कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो यूपी में टोटल वोट परसेंट है शेड्यूल कास्ट का, वो शायद 21% है। तो अगर 21% टोटल के टोटल अगर बीएसपी को वोट भी कर देगा आज की डेट में, तो बहन जी जीत जाएगी क्या? आप मुझे बताओ, जीत जाएगी? अगर कहते हो आप लोग, उन्होंने तो ब्राह्मण सम्मेलन किया है, ब्राह्मणों को वोट भी आ रहा है उनके साथ में, तो ब्राह्मण तो सरकार बन भी चुकी है, तो ब्राह्मण तो ऑलरेडी 3% है। बताइए, 2103 24% होगा, जब भी जीत जाएगी क्या बहन जी? वो उन्होंने तो शासन काल में अपना संघर्ष झेला है ना, मुख्यमंत्री बन चुकी है ना। नहीं, कुछ विकास कार्य है जो उनके पूर्ण हुए, नहीं बन चुके। उस समय वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर भाई समाज के वोट काट रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब पूर्ण 2017 में तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, जब बहन जी सरकार क्यों नहीं, आप बताइए।
आप बताओ कि बहन जी की सरकार 1919 विधायक लेके आ रही है 2017 में, तो क्यों लेके आ रही है? प्रकृति का नियम है कि बदलाव जरूरी है। आज जो समाज की जो डिमांड है, सर्व समाज की डिमांड बता रहा हूँ मैं आपको, चंद्रशेखर कहीं कोई एट्रोसिटी हो जाए तो लोग किसी नेता को पूछेंगे नहीं, सीधा चंद्रशेखर आज़ाद को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि भाई वहाँ पे जाते हैं। और समाज को जितनी जल्दी हो जाए ये समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समाज के नेता हैं। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कांग्रेस से के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। जो लोग गलतफहमी दिमाग पाले हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो परिवार है चंद्रशेखर आज़ाद का आज वो बिल्कुल साधारण है। और ये मकान तो बहुत अच्छा है, फिर भी उनका आज भी कच्चा मकान है। और जैसे थे वे ऐसे के ऐसे ही आज भी। आप अगर कोई नहीं जानता चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो छोटमलू सहारनपुर जा सकता है, वहाँ पर देख सकता है क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं चंद्रशेखर आज़ाद के पास आज भी अपनी कोई गाड़ी या उनकी टीम के पास भी कुछ नहीं है। लड़ इसलिए रहे वो, उनके जो रीढ़ की हड्डी में लगभग 2.5 mm का जो गैप आया हुआ है। 3-3 4-4 बार रिमांड भाई का हो चुका है, 3rd डिग्री रिमांड। बताओ किसका रिमांड हुआ आज तक? वो 100 से ज़्यादा मुकदमे किसके ऊपर? समाज के ऊपर ही तो मुकदमे वो। अब बैठ के तो लोग कह देंगे बहन जी सरकार है। अरे सरकार आने के लिए उनके कार्यकर्ता 200-200 रुपये 250 रुपये लेके गाड़ी में जाते हैं एक टाइम के लिए। उनके चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर समाज सेवा की भावना है या राजनीति सत्ता में आने की भावना? नहीं, समाज सेवा तो सीधी सी वो बाबा साहब ने पहले ही कही है, अगर किसी समाज का राजनीतिक महत्व नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो समाज सेवा से तो राजनीति शुरू होती है। अगर राजनीति में हम नहीं जाएंगे आगे तो हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सपा के साथ जो गठबंधन हो रहा है उसमें कितनी सीटें आपको मिलेंगी? देखो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चंद्रशेखर जी वो जाने या फिर अखिलेश जी जाने, वो तो सब में बात निकल के आ रही है। लेकिन जो हिस्सेदारी की बात थी, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या अपने विधायक जी उतारेंगे? वो तो पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो देखो, हम तो आज़ाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। वो तो जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है वो तय करती है। लेकिन जैसा भी डिसीजन आएगा या जिससे भी गठबंधन होगा वो आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बहुजन समाज हमारा सोचता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से पार्टी हार रही है बहन जी की, तो ऐसा नहीं है। आप पीछे जाइए, 17 में जाइए, 14 में जाइए, तब भी तो पार्टी हारी है और बुरी तरह हारी है। जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी के बाद 3 नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी, और उसके 19 विधायक आ रहे हैं। आप लोग सोचते नहीं बिल्कुल ये क्या हो रहा है। जी, मैं आपसे भी बात चर्चा करना चाहूँगा कि आपका चुनावी मुद्दों पर किस तरीके से प्रचार प्रसार, अभी तो हाल में ही प्रचार प्रसार कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल आज से आपका जो है निर्णय पार्टी का आ जाए, उसके बाद आप किस तरीके से चुनाव प्रसार में डट जाएंगे और अपने विधायकों की आपने जो डिक्लेरेशन सीट है वो किस तरीके से तय की है? कितनी सीटों में चुनाव लड़ने का प्लान है आपका? देखिए, इसमें अभी जो डिसीजन है वो कोर कमेटी का डिसीजन आना अभी बाकी है। पहले जो गठबंधन की बातें चल रही थी वो सपा सरकार के साथ में चल रही थी, मगर जैसा कि आप लोग सभी भली भांति अवगत हैं कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। अभी जैसा कि चंद्रशेखर भाई ने कुछ देर पहले ही एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अभी भी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो अपने खुद के कंधे पे बंदूक चला करके अपने से चुनाव में मतलब उतरेंगे। पर अभी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, जिनके लिए अभी कोर कमेटी के निर्णय आने बाकी हैं। तो निर्णय आने के बाद ही सारी प्रक्रियाएं चालू की जाएंगी। बाकी जो यहाँ पर हमने सोचा है और जो मतलब आगे की प्रक्रिया है वो ये है, जैसे ही आगे से आदेश होंगे, आदेश का पालन करते हुए हम युद्ध स्तर पे मतलब तैयारियां। दोबारा भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आपको चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को फ़ायदा होना है? देखिए, बीजेपी को फ़ायदा सीधा दिखाई दे रहा है बीजेपी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। आपको किस प्रकार लगता है कि मतलब बीजेपी से फ़ायदा हो रहा है? सर, ये तो आम जनता ही कह रही है, सीधा सीधा क्वेश्चन कर रही है कि आज़ाद समाज पार्टी के आने से जो हमारा एससी वोट है वो काफ़ी माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है, जो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और वो वही वोट से सपा या बीएसपी वोटर्स मान दिया अपना, तो सीधा सीधा डाइवर्ट हो रहा है। नहीं, इसमें आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बिकॉज़ अगर हम ऐसे बात करें तो देखिए, बहुजन में जो 85% बहुजन आते हैं तो उसमें पहले भी जैसे कि 2 पार्टियां रही हैं, जैसे कि बसपा सरकार रही और दूसरा इनका सपा रहा। तो दोनों का ही हम अगर बात करें, और अभी तीसरी आज़ाद समाज पार्टी आ गई, तो अभी हम तो ये कहना चाहेंगे कि इसमें आज़ाद समाज पार्टी बनाने की जो ज़रूरत पड़ी चंद्रशेखर आज़ाद जी को, वो जो न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ी है। और बीएसपी और सपा जो हैं, जो दलितों की लड़ाई मतलब
कौन लड़ती थी? पहले बहन जी दलितों की लड़ाई लड़ती थी, मगर जैसे जैसे अभी टाइम उभरा है तो वहाँ पर अगर हम आके देखें तो अभी जो दलितों के हितैषी है या फिर जो भी अभी ग्राउंड पे है वो फिगर सामने आ रहे हैं, सबको चंद्रशेखर भाई ही दिखाई देते हैं हर जगह पे। चाहे वो हाथरस केस हो, उन्नाव कांड हो, कहीं का भी देख लो, 69,000 भर्ती हो ओबीसी की, उसमें जो घपलेबाजी हुई है, जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ पे चंद्रशेखर भाई ही नज़र आएंगे हर जगह उनकी अगुवाई करते हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदा किसको होना है, नुकसान किसको होना है। अगर फ़ायदे और नुकसान की सोचने वाली बात होती तो फिर आज़ाद समाज पार्टी अपना आप में मतलब खड़ी मतलब बनती ही नहीं। अगर हम ये सोचने की बात आती कि भाई किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, पार्टी अपने लिए लड़ेगी, लड़ती आई है अपनों के सम्मान में, और जो 85% लोग हैं उनके सम्मान के लिए हमेशा लड़ने की कोशिश की है, और हार जीत तो मतलब चलती रहती है। बाकी लोग लड़ते ही इसीलिए हैं ताकि हार जीत हो। तो इसमें किसी तीसरी पार्टी का क्या निर्णय निकलेगा या फाइनल रिजल्ट क्या होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो असली वजह है वो ये है कि हम सम्मान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर भाई जी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए आवाज़ प्रखर तौर पर उठाते हुए आए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और अपना राजनीति को मजबूत करेंगे, जिससे कि उन्हें आगे फ्यूचर में भी मदद मिल सके। तो आज इस बात का तय हो जाएगा कि आप चुनावी मैदान में? हाँ, इसका आज मतलब तय हो जाएगा। उस पर जो कोर कमेटी है उसमें मीटिंग चल रही है, और जैसे ही वहाँ से जो भी आदेश होगा वो आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से पूरी सीटों में लड़ाई चुनाव लड़ने का कुछ प्लान है या कुछ चुनिंदा? देखिए, हम तो यहाँ पर अभी जिला स्तर की बात कर सकते हैं, बाकी जो भी निर्णय होगा वो कोर कमेटी निश्चित करेगी कि मतलब किस तरीके के कहाँ पर खड़े करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी खुद लड़ेंगे? देखिए, इस चीज़ का निर्णय भी कोर कमेटी ही करेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी कभी भी अकेले किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेते हैं। वो दूसरी पार्टियों के या दूसरे लोगों की तरह नहीं है, वो स्वाभिमानी आदमी हैं और वो कभी अपने को लेकर के किसी चीज़ को लेकर नहीं चलते हैं। वो सबसे पहले उनके मतलब एक होता है, जैसे देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो उनकी पार्टी में भी लोकतंत्र चाहते हैं। वो सब लोगों की बात सुनने के बाद में एक कलेक्टिव ओपिनियन होता है, सब लोगों की बातों को सुन के उसके बाद फिर राय निकल के जो भी मतलब कलेक्टिव ओपिनियन आएगी उसके बाद में ही डिसीजन लिया जाएगा। उसमें कोई भी एक कार्यकर्ता, मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके अलावा भी जो और कोई कार्यकर्ता है उनकी किसी की कोई ऐसे हुक्मरान नहीं है। उसमें यही है, सबकी जो कलेक्टिव ओपिनियन होती है वो उसी के हिसाब से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी डिसीजन लेते हैं। एक सवाल और आपसे, अच्छा मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो बीएसपी की सरकार थी, तो क्या बीएसपी की सरकार में दलित उत्पीड़न हुआ है? देखिए, बीएसपी की सरकार में दलित उत्पीड़न नहीं हुआ है। अपने टाइम पे बीएसपी की सरकार जो है वो अच्छी सरकार थी, ठीक है, मगर जैसे ही अभी जैसे जैसे टाइम गुजरा है तो टाइम के बदलते दौर के अनुसार मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कभी एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कभी 2G मोबाइल चला करते थे तो अपने समय पे 2G मोबाइल जो था वो बढ़िया काम करता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी 3G मोबाइल की, तो उसके बाद में उसको अपग्रेड करके मतलब 3G मोबाइल में कन्वर्ट किया गया। 3G के बाद में उसमें भी फिर कुछ टाइम के रहते कुछ दिक्कतें आई, जबकि उसने भी अपनी जगह पे काम सही किया था। देन 4G आया और आज हम 4G के टाइम में जी रहे हैं और उसके बाद में 5G के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर 2G सही था तो हम मतलब 5G पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, मांगें बढ़ती हैं, तो जिस तरीके से जो टाइम की मांग होती है तो उसके अनुसार बहन जी को छोड़ करके अगर बहन जी बिल्कुल हर जगह परफेक्ट होती तो शायद चंद्रशेखर आज़ाद पैदा ही नहीं होते। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जो इतना आज कारवां जुड़ा हुआ है उसकी वजह ही कहीं ना कहीं वो रही है कि मतलब जो चीज़ें बहन जी से चाहिए थी अब के समय में वो अभी बहन जी नहीं कर रही हैं, मगर जिस समय पे बहन जी की सरकार थी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। मैं उनके बिल्कुल भी इसमें विरुद्ध में नहीं हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने कुछ मतलब गलत किया था, मगर जो आज की मांग है वो बहन जी नहीं है। आज की जो मांग है वो युवाओं के जोश के साथ में वो मतलब चंद्रशेखर भाई जैसे युवा नेता की ज़रूरत है, जिसके लिए आज युवा वर्ग सारा का सारा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में है। और हम लोग जब तक भी अपने को लगेगा कि हाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा अच्छी है और आज बहुजनों के उत्थान के लिए जो ज़रूरत है वो चंद्रशेखर भाई जी की है, तो हम उनके साथ हैं।
मेरे बीच में मौजूद है राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के सुशील कुमार जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं। तो चुनावी सर्वे में आज हम सुशील कुमार जी से बातचीत करेंगे कि हाल में ही जो आज़ाद समाज पार्टी का सपा के साथ गठबंधन होने तय था, लेकिन वो किसी कारणवश गठबंधन नहीं हो पाया है। तो हम जानेंगे सुशील कुमार जी से आज़ाद समाज पार्टी के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या रुख है, आज़ाद समाज पार्टी का सपा के साथ गठबंधन न होना, इससे किसका फ़ायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है। तो सुशील कुमार जी, आपका इक्वालिटी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। क्वालिटी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे समक्ष और मैं आज़ाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टी एक ही है, लेकिन दोनों पार्टी होने के बावजूद भी अलग अलग मुद्दे बैठे हुए हैं, क्योंकि भटके हुए हैं। भटकने का कारण एक ही होता है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और चाहे बहन जी हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हो, मैं ये कहता हूँ दोनों बहुजन समाजवादी पार्टी हैं, दोनों ही बहुजन को एक साथ रहना चाहिए। मुद्दा हमारा एक ही है, लक्ष्य हमारा एक ही है, काम हमारा एक ही है, एससी के लिए। और एससी से बड़ा हमारा कोई इस राजनेता दल में कोई नहीं है, क्योंकि आज तक हम जितने भी एससी के सामाजिक तौर पर लेके चलें, हमसे बड़ा कोई राजनेता नहीं है। और चाहे तो हम आज भी अपनी पार्टी खुद स्वयं खड़ा करके और अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, केवल हमारे बीच मनुवादी अगर ना हो भटकाने के लिए। हमारी सोच अगर एक स्थिर हो जाए तो आज़ाद समाजवादी पार्टी भी एक है और बहुजन समाजवादी भी एक ही है। तो जब बहुजन समाज की ये तीनों पार्टियां, बीएसपी, सपा, आज़ाद समाज पार्टी, तीनों एक ही पार्टियां हैं, तो ये एक ही प्लेटफॉर्म में आकर के क्यों चुनावी रण पे नहीं लड़ रहे? चुनावी देखो अपना अपना एक स्तर, पहली बात तो ये उठाने का होता है कि अपना प्लेटफार्म खड़ा करने के लिए अपने को खुद स्वयं खड़ा होना पड़ता है। और हमारा प्लेटफार्म ऐसा नहीं है कि हमारी बहन जी का प्लेटफार्म पहले से ही दल बना हुआ था, और हमारे भाई आज़ाद का अब प्लेटफार्म खड़ा होने के लिए तो बहन जी के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो पाया आज़ाद समाज पार्टी का? ये तो बीएसपी के साथ क्यों नहीं गठबंधन हुआ है तो हमारे आज़ाद चंद्रशेखर जी बता सकते हैं क्यों नहीं कर पाए, या चंद्रशेखर में कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि बहन जी उनको लेना नहीं चाहती है या वो नहीं जाना चाहते। आज़ाद समाज पार्टी अगर चुनावी मैदान में अकेले उतरते हैं तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है? देखो, अगर अकेले आज़ाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर भाई लड़ते हैं तो बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने हमारे बीच जो फूट डाल रखी है गठबंधन की, ये बहुत बड़ी राजनीति है। इस राजनीति में अगर हम दल बनाया जाए तो दोनों ही पार्टी को एक साथ लड़ना चाहिए ताकि हमारी वोट बैंक बढ़ सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बारे में फिर आपका। मनोहर सिंह चौधरी जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो पार्टी जो है ना वो बहन जी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अभी शनि हमारे पुरखे भी उसी के साथ में रहे, हम किसी दल के साथ नहीं पहुँचे। जो भी हमारा है, हमारा बहन जी सब कुछ है यहाँ पर, उनकी वो देन है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। फिर बाबा साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, यानी कि सारे वर्ग के लिए उन्होंने हमको आज यहाँ तक पहुँचाया। तो उनके मैं बार बार गुण गाऊँगा। जो भी हैं बाबा साहब की बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरा श्रेय है जो बहन जी के ऊपर। अब उसमें हमारे समाज, आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी जो आज रास्ता भटके हुए हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। अगर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन जी से अगर मिल जाते हैं तो हमारी पार्टी मजबूत हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब से कि वो भी अगर बुआ जी के साथ आ जाएं तो हमारा दल बढ़ेगा। एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि इस बार क्या रुख है उत्तर प्रदेश की जनता, किसकी सरकार आने वाली? भाई मैं तो बहन जी को सपोर्ट करूँगा। हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी आएँ, हम दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। जिसमें आप आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी मिल जाएं तो और भी दल बढ़ जाएगा और वोट बैंक हमारा हो जाएगा तरीके से। जैसे सुशील कुमार जी, मैं इससे सवाल से एक और करना चाहूँगा आपसे कि आपकी भी एक राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग पार्टी थी और इस पार्टी में आप भी चुनावी मैदान में आने वाले थे, तो आपके अंदर ऐसा क्या आई कि जिससे आपने चुनावी मैदान में ना उतर करके आप बीएसपी के सपोर्ट करो? एक्चुअल में क्या है, समाज पार्टी की तरह आप भी चुनावी मैदान में? नहीं, मैं चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी कुछ अपनी मानसिक स्थिति के कारण मुझको तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि मेरा ब्रेन कैंसर होने के कारण मैं चुनाव में नहीं लड़ सकता था। और राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग जो एक संगठन है ये, और संगठन का मैं जिला अध्यक्ष नोएडा गौतम बुद्ध नगर से हूँ। मेरी जितनी समस्त टीम है
वो एक अपना बहुजन समाजवादी को ही सपोर्ट करती है। तो इसमें संगठन चुनाव नहीं लड़ा सकता। मैं एक पार्टी कोई भी लेता छोटी सी, उससे चुनाव लड़ता। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आने वाली बहन जी की सरकार आएगी। और हमारे है? जी, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ आम जनता, आपका क्या नाम है? जी अमरचंद्र। अमरचंद जी, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख है? उत्तर प्रदेश की जनता का रुख बहन जी की तरफ जा रहा है। जी। आज़ाद समाज पार्टी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आज़ाद समाज पार्टी अगर बहन जी से गठबंधन कर लेती तो बहुत बेटर था सर। जी। जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ज़मीनी स्तर में लगातार काम कर रहे हैं, जब भी कहीं बहुजन के हित की बात आती है, बहुजन संघर्ष की बात आती है, तो सबसे पहला उनका चेहरा आता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी या बीएसपी या सपा सभी लोग, अगर सभी का बीजेपी ही मोटिव हो कि कहीं ना कहीं बीजेपी से हमारे समाज को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, दलितों का, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसा क्यों एक प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकते? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि दलित के लिए सबसे बढ़िया हमारी बहन जी ही काम करती हैं और वही हम दलित के पक्ष में। चंद्रशेखर आज़ाद भी तो दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जी, काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम बहन जी ने किया है वो काम ये नहीं कर पाएंगे। जो बहन जी ने किया वो चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं कर पाएंगे सर। जी। और भी कुछ आम जनता हमारे बीच मौजूद है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख है? उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख है? जी, मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और हमारा तो यही कहना है कि जो बहन जी कर रही हैं, जो उनने 5 साल में करके दिखाया है, वो जो है बीजेपी सरकार ने नहीं करके दिखाया है। हाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाओं की छेड़छाड़ और जो भी है वो बहन जी की सरकार में ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ जो इस सरकार में हो रहा है। महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा था। हाँ जी। बीएसपी की सरकार में। जी जी। बीजेपी की सरकार में क्या ऐसा कुछ है? बीजेपी की सरकार में तो यही है, लूटपाट, गरीब जनता परेशान हो रही है, फुटपाथ पे आ गई है, जो है आने जाने में हर तरह की परेशानी है। और जो है बहन जी की सरकार में इतनी लूटपाट नहीं थी। हम तो चाहेंगे। बेरोजगारी के आंकड़े किस कदर आगे बढ़ रहे हैं? बेरोजगारी के आंकड़े तो दिन पे दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे जो है बीटेक और जो पढ़े लिखे जितने भी समाज के बच्चे हैं, सब जो है रोड पे 8,000 10,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी फिर भी नहीं मिल रही है। हमारा समाज जो है बहुत पीछे जा रहा है। हम तो चाहेंगे उत्तर प्रदेश में सरकार, वर्तमान सरकार में क्या महंगाई वाकई में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई? बहुत ज़्यादा सर, महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ 200 रुपये जो तेल था 400 रुपये किलो पहुँच रहा है। सीएनजी गैस हर चीज़ पे महंगाई है सर। हम लोग तो सब जो है उसी से परेशान है, महंगाई की वजह से। आपसे भी मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या वाकई में महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ गई है? जी सर, महंगाई बढ़ गई है। जी 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 सर। बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े किस कदर बढ़े हैं? बेरोजगारी और महंगाई दोनों के ही आंकड़े बढ़े हैं सर। बेरोजगारी को देख लीजिए आप, 2014 से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी इन्होंने जो भर्ती निष्पक्ष नहीं करा पाई है। कहीं इनका जो है लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं एग्ज़ाम ही नहीं करवा पा रहे हैं। और महंगाई को लीजिए तो आप, किस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई कम थी? अरे सरकार तो सर मैं कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जो हमारी थी, बहन जी ने जो शासन सत्ता चलाई है उसमें उन्होंने जो भी भर्तियां करवाई हैं, उस बेरोजगारी भी उस समय घटी थी और अब तो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। इसमें कोई उन्होंने निष्पक्ष भर्ती ही नहीं। आपका भी मानना है सर कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है? इस टाइम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 2014 से लेकर के ज़्यादा ही बेरोजगारी हो रही है। इसमें इसकी सरकार में बेरोजगारी कम? पहले तो बीएसपी से उसमें कम था और कांग्रेस में भी कम रहा, लेकिन ये सरकार जब से आई तब से हम लोगों को जीना मुहाल हो गया है। जी हाँ, इसमें हम लोग ज़्यादा उत्पीड़न सबसे ज़्यादा किस सरकार में? मैं तो यही मानूंगा कि इसमें अभी जो हो रहा है, जो वर्तमान सरकार में हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। जो आज हर तरीके के भाव, जो सामान पहले आधे रेट में आता था और आज कहाँ पहुँच गया है, इसको लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। आपसे भी सर सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आदित्य योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो दलितों के घर में जाकर के वर्तमान में अभी और खाना भी खा रहे हैं और ये दिखावा भी कर रहे हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, तो इस बारे में आप क्या विचार? अगर हमारे आदित्य योगी नाथ जी दलितों के मसीहा हैं तो हमारा एक कांड है
आपने भी सुना होगा बहुत अच्छी तरह से, ये निर्भया कांड। दूसरी बात, आपने एक कांड और सुना होगा जिसमें सबसे पहले मनीषा बहन जी का। तीसरा कांड अभी हो चुका है बुलंदशहर में, जो गोली मार के उसने हत्या कर दी है वाल्मीकि समाज की। चौथा कांड अभी आप सुन चुके हो कि दिल्ली में दोबारा हो चुका। ऐसा क्यों कि अगर इतने बड़े मसीहा और इतने बड़े वो बनते हैं ये, तो इनको क्यों नहीं रोकते? एससी पे ही क्यों इतना बड़ा वो है कि इनकी वर्तमान सरकार में, बीजेपी सरकार में दलितों पे अत्याचार कुछ ज़्यादा हो रहा है या पिछली सरकार सपा सरकार में? वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा एससी पर ज़्यादा अत्याचार है, और जित समाजवादी पार्टी में भी एससी पर अत्याचार था। क्या ये वोट डाइवर्ट करने का कोई षड्यंत्र है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या और भी कुछ नेता हैं जो दलितों के घर में जाकर के खाना खा रहे हैं, क्या इससे दलित बहकावे में आएंगे? क्या इस बात को दलित जानते हैं? ये वोट बैंक का है सारा सिस्टम। अगर वोट हम इनके घर में रोटी खा लेंगे, अपने बर्तन क्यों ले जाते हैं साथ? ये होटल से क्यों मंगवाते हैं ये खाना? तो अगर इतने दलितों के हितैषी हैं तो आके गाँवों में खाए ना खाना। चुनावी समय ही करते हैं या वैसे भी होता है? ये वर्तमान चुनावी शहर में करते हैं, उससे पहले कब किया है? अभी आप किसी भी बीजेपी को संगठन के से लेके और किसी राजनेता तक, बड़े से बड़े तक आप मिलना चाहो तुरंत मिलेगा, और जैसे ही सरकार बन जाती है तो आप फ़ोन करते रहो, नहीं बनेगा, मिलेगा, कह देगा वक्त नहीं हमारे पास। ऐसा क्यों? अगर इतने हितैषी हैं तो घर घर जाके अपनी सरकार बना के मिले, लोगों की समस्या सुने। जब पेट्रोल 60 रुपये लीटर था तब तो ये सिलेंडर और पेट्रोल को लेके रोडों पे उतरे हुए थे, और आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर और 1000 रुपये गैस है, तो आज तो रोड पे नहीं उतरे, आज तो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो इसका कोई संशोधन नहीं है। ऐसा क्यों? आप बताएं। जी, आपका क्या विचार है दलित उत्पीड़न के बारे में? दलित उत्पीड़न तो बहुत हो ही रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी दलित हैं और जितने हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस राज्य में ज़्यादा हो रहा है। इस सरकार से तो हम परेशान हो चुके हैं। अब मैं दोबारा वही बहन जी का राज लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। आपकी क्या राय है इसमें? मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। इस बार वर्तमान में यूपी में किसकी सरकार आने वाली है? वर्तमान में तो बीएसपी की सरकार आने वाली है। बीएसपी की सरकार? हाँ हाँ जी, किसकी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में? हमारी आएगी अब की बार, किसकी आएगी? माया जी की। अच्छा, वर्तमान शासनकाल कैसा रहा? ठीक ही रहा वैसे तो, पर महंगाई ने तोड़ दी है। महंगाई ने क्या क्या तोड़ दिया? कमर तोड़ रखे है, पेट्रोल पे रेट बढ़ा रखे हैं। अच्छा, और राशन हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, और क्या चाहिए? महंगाई से आप भी परेशान हो? 50 रुपए में कहीं घूम आ करे, अब 100-150 रुपए में भी सोचना पड़ रहा है कि पेट्रोल कम ना हो जाओ। अच्छा, ज़्यादा महंगाई बढ़ गई? और क्या, सरकार में महंगाई कम थी? मायावती जी की। अच्छा, मायावती की सरकार बढ़िया थी। हाँ, चलो आप बताइए, किसकी सरकार आने वाली है? योगी की। हैं? योगी की योगी सरकार में ऐसा क्या रहा? बहुत अच्छा किया, बहुत तरक्की कर रहे हो, क्या काम कर दिया? बहुत अच्छा। जनसंख्या बहुत कम किया उसने, रोड बनवा रहे, बहुत अच्छा बनवा रहे। क्या कम कर दिया? क्या मर्डर कर दिया? अच्छा ही कह रहे हो मतलब कि रोड- कोरोना में बहुत आदमी मरे, जनसंख्या कम कर दिया? मतलब रोड बनवा रहे, अच्छा राशन काम तो कर मिली रहे हैं। गंगा में खूब। वो तो लास्ट ही मिली, वो तो कोरोना की वजह से मिली है। एक मुद्दा चलो, और क्या कम किया? और बहुत और क्या कम किया कि बीजेपी सरकार? रोड बनवा रही है, कितने अच्छे रोड बनवा रही है। मतलब भीड़ भड़ाका बहुत कम करवा रहे। भीड़ भड़ाका, जो ज़्यादा भीड़ भड़ाका होते थे वो नहीं होगी अब। जहाँ भीड़ भड़का होता है वहाँ क्या करते हैं? हैं? जहाँ भीड़ होती है वहाँ क्या करते हैं? ऐसा कौन सा नियम लेके आए जहाँ भीड़ होती, भीड़ खत्म हो जाती है? नहीं तो अब रोड अच्छे बनवा रहे थे, भीड़ भड़ाका नहीं रोड होगा, अच्छे ज़्यादा अच्छे नहीं होगा। क्या बन रहे हैं? और बन रहे, बहुत कुछ बन रहा है। राम हाँ। मंदिर बना दिए। अच्छा, राम मंदिर बन हाँ। रहा है। और राम मंदिर तरक्की हो रही है। अब राम मंदिर बन रहे हैं योगी के राज राम में। मंदिर से क्या तरक्की हो गई? अरे अच्छा है, राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर नहीं थी, और राम मंदिर बन रही है। राम मंदिर मुद्दा है। हाँ। और महंगाई? हाँ, महंगाई हो रही है, ये थोड़ा दिक्कत है बस। अच्छा, महंगाई हो रही तो दिक्कत है। हाँ। लेकिन राम मंदिर से खुश हो? राम मंदिर से सभी खुश है, और क्या। अच्छा, महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन राम मंदिर से नहीं, महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, महंगाई ज्यादा हो रही है। दो लेकिन में एक चीज है, तो राम मंदिर ले लो, महंगाई ले लो। नहीं यार, जो आदमी नहीं बनाया, जो सरकार नहीं बनाया, वो उसने बना के दिखा दिया ना। अच्छा, जो सरकार ने नहीं बनाया वो सरकार ने बना के दिखा दिया ना।
बस। और महंगाई सरकार में? हाँ, महंगाई तो बढ़ गया। महंगाई बढ़ गया और क्या क्या बढ़ गया? हर एक चीज बढ़ गया। हर किसकी एक सरकार अच्छी है? किसकी सरकार अच्छी है? जिसकी भी आओ, देखने के लिए तो बोल देता है हाँ मोदी जी भी अच्छी ने काम की है। अच्छा, वैसे बोलने के लिए तो पिछले सरकार तो नीचे गिर गई है। पिछले सरकार नीचे गिर गई है मतलब? अब उसके काबिल ही नहीं है वो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? मायावती की चाहते हैं हम तो बस। मायावती की सरकार आ जाएगी जी और वर्तमान सरकार कैसी रही? जी, सब बिजनेस पीट दिया, सबको बिल्कुल खाली कर चुकी है। क्या क्या समस्याएं आई? सारी समस्या तो बीजेपी ने दी है सारी। अच्छा, बताइए कौन कौन सी समस्याएं आ गई? सारा सबका काम धंधा सब चौपट हो गया। एक कोरोना की आड़ में सब कुछ तबाह कर चुकी है बीजेपी सरकार इस टाइम। महंगाई बढ़ गई इस सरकार में ज्यादा? महंगाई तो सर छू रही है, आसमान छू गई महंगाई तो। महंगाई ने और क्या क्या बढ़ा? महंगाई ने क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं आज की डेट में। महंगाई महंगाई है बस। अगर हम बीजेपी लाएंगे तो अगली बार तो महंगाई से आत्महत्या ही करनी पड़ेगी अब की बार हमें तो आपकी सबको। दुकान पर आपके बिजली में क्या क्या समस्याएं आई सरकार में? सारी समस्याएं ही हैं। तो समस्याओं के नाम बताइए, क्या क्या समस्या? जैसे मान लो कोई चीज़ अगर हम 10 रुपए की खरीद रहे थे उसे 11 की बेच रहे थे, आज वो 11 की खरीद के हमें 9 की बेचनी पड़ रही है। इतनी महंगाई में है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा महंगाई है। मानना है महंगाई बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा महंगाई है।